ज्ञानसुधा सक्सेस साथी कमिश्नरेट ऑफ कॉलेज एजुकेशन राजस्थान के इस प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम करते हैं जैम केमिस्ट्री के स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड एमसीक्यूज़। इससे पहले कि हम पहला क्वेश्चन करें, आइए जान लेते हैं, याद कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं अपनी पुरानी जानकारियों को एक बार। ये है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला जो कि कार्बोहाइड्रेट के लिए लिखा गया है। ये दो जो फॉर्मूले हैं ये डी ग्लूकोज के ही फॉर्मूले हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये इन दोनों में सिर्फ कार्बन नंबर 1 में डिफरेंस है, और क्योंकि कार्बन नंबर 1 के कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है, बाकी देखिए OH, OH, H, H, OH और OH एंड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, बाकी सारा मॉलिक्यूल सेम है। तो जब किन्हीं दो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स में कार्बन नंबर 1 के कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस होता है और बाकी सारा मॉलिक्यूल सेम होता है, तो उनको कहते हैं हम एनोमर। इसको हम किस तरह से हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूले में लिखते हैं वो भी आपको पहले वीडियोस में बता दिया गया है, लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं। देखिए ये 6 मेंबर रिंग है और यहाँ पर हमने ग्लाइकोसाइडिक ऑक्सीजन को इधर रखा हुआ है, और 1 2 3 4 5 6 इस तरह से नंबरिंग है, और इस तरह से हमने इसका नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 क्लॉकवाइज इसमें हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूले में लिखा हुआ है। फिफ्थ कार्बन पर ये CH2OH है जो यहाँ लिखा हुआ है, और जो तरीका हमको अपनाना है वो है राइट डाउन। राइट डाउन यानी C1 पे C1 C2 C3 जो भी ये कार्बन है उनमें जो ग्रुप्स डाउन राइट में है, दाएं हाथ में है, उनको हम नीचे की तरफ लिखते चले जाते हैं। ये आप देखिए कि OH जो है ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज में, क्योंकि OH राइट हैंड साइड में है तो इसको अल्फ़ा एनोमर कहा जाता है। तो ये OH, ये रहा OH, देन OH ऑन टू, फिर OH, H, H, OH, यहाँ OH, और उसके बाद जो ग्लाइकोसाइडिक ऑक्सीजन ये रहा, यहाँ पर आप देख सकते हैं फिफ्थ वाले कार्बन पर, और CH2OH ये एंड हाइड्रोजन साथ में यहाँ पर लगा हुआ है। अब देखिए जो इसमें अगर आप ये किसी भी, जैसे से फॉर एग्जांपल अल्फ़ा डी ग्लूकोज बहुत कॉमन मॉलिक्यूल है जिसके बारे में पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, तो उसको याद रखने का क्या तरीका है? बहुत सिंपल सा एक तरीका है कि आप याद रख लें कि OH OH H OH, OH OH H OH, इतना इस सीक्वेंस को आप याद रख लें, और 1 से जो 4 नंबर तक यहाँ तक OH OH H OH लगा दें, और जहाँ OH आपने लगाया हुआ है उसके ऊपर साइड में हाइड्रोजन आएगा ही, जहाँ आपने H लगाया है उसके ऊपर साइड में OH आएगा ही। इस तरह से आप एक ट्रिक यूज़ करके आप इस कॉन्फ़िगरेशन को इसमें कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। बाकी आपको मालूम है कि CH2OH जहाँ हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूले में अल्फ़ा डी ग्लूकोज के लिए इस जगह पे लिखा जाएगा। आपको मालूम है टॉप राइट कॉर्नर में यहाँ पर ग्लाइकोसाइडिक ऑक्सीजन लिखा जाएगा। इनकी पोजीशन को याद करने का OH OH H OH, राइट साइड जो है उसको याद कर लीजिए, इस तरह से हो जाएगा। अब आप देखिए कि इसका ये एनोमर दूसरा है, और दूसरा एनोमर में सिर्फ C1 पे जो है कॉन्फ़िगरेशन इन दोनों का एक दूसरे के रिवर्स है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज बीटा डी ग्लूकोज। इस बात को ध्यान में रखते हुए आइए हम पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पे है वो है कि द हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला फॉर अल्फा डी ग्लूकोज इज। तो अल्फा डी ग्लूकोज काफ़ी कॉमन मॉलिक्यूल है जिसको पूछा जाता है। हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला ये दिए ही हुए हैं, 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। हमने क्या याद किया था? OH OH H OH अल्फा डी ग्लूकोज के लिए। तो देखिए सीधे सीधे क्वेश्चन है, OH OH, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब H है ये, एंड OH। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। अल्फ़ा एनोमर है ये, अल्फ़ा डी ग्लूकोज का हमने याद करा था, उसी को पूछा जाता है या उससे रिलेटेड थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो हमको ये आंसर डायरेक्टली पता पड़ गई। सो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करें, इस जो कन्वर्शन डायग्राम है कि मतलब एक साइक्लोहेक्सेन के को इन्वर्ट करके दूसरे में फ्लिप करके कैसे चेंज किया जाता है, उस इन्वर्शन कोऑर्डिनेट के ज़रिए से हम इस चीज़ को समझते हैं। आइए तो ये देखें कि ये एनर्जी है जो इस कोऑर्डिनेट में, और इधर की तरफ जो है इन्वर्शन कोऑर्डिनेट इसमें कि इन्वर्ट होते होते कितने डिग्री में और फुली आप पहुंच रहे हैं, एक तरह के चेयर फॉर्म से दूसरी तरह के चेयर फॉर्म में किस तरह से पहुंच रहे हैं, तो इसमें इन्वर्शन दिखाई गई है।
अब हम देखते हैं कि ये एक चेयर कॉन्फॉर्मेशन में जिसके ये साइड डाउन है और ये वाला साइड अप है, इसको इन्वर्ट करके जो डाउन साइड है उसको अप साइड में और ये जो अप साइड है उसको डाउन की तरफ चेंज करने के दो पाथवेज हैं। एक पाथवे जो ए से या सॉलिड लाइन से दिखाया गया है और ये वाला पाथवे है जो लोअर एनर्जी इन्वर्शन या कह सकते हैं कन्वर्शन है, और दूसरा जो है डॉटेड लाइन से दिखाया गया जिसको बी पाथवे कहा गया है। ये दोनों एक दूसरे से थोड़े से अलग हैं। तो हम देख लेते हैं कि कन्वर्शन जब एक से और दूसरे में हम कन्वर्ट करते हैं इसको या इन्वर्ट करते हैं इस साइक्लोहेक्सेन के मॉलिक्यूल को, तो हम ने एक ये जो चेयर फॉर्म है उसको अगर हम हाफ चेयर में करें इन्वर्ट या ट्विस्ट करें तो वो ये इसका ये कह सकते हैं रूप होगा, ये उसकी स्ट्रक्चर होगी। और यहाँ देखिए आप दोनों तरफ के जो ये सी बॉन्ड्स हैं एक दूसरे को ये अगर इस तरफ से तो दूसरे प्लेन में वो दूसरी तरफ से क्रॉस करते हुए निकल रहा है, अगर दोनों का इमेज एक दूसरे के ऊपर फॉल करता है तो। और उसके बाद फिर ये ट्विस्ट बोट में, पहले ये हाफ चेयर में फिर ये ट्विस्ट बोट में कन्वर्ट होता है और उसके बाद वो कन्वर्ट होगा बोट में, बोट से फिर दोबारा जैसे ट्विस्ट बोट से मिला था तो ट्विस्ट बोट में वापस ये कन्वर्ट होगा और फिर उसके बाद हाफ चेयर से लेके दूसरे चेयर कन्फॉर्मेशन में ये इन्वर्ट हो जाएगा या इसका कन्वर्शन हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि इसको हाफ एनवलप में, हाफ चेयर में न कन्वर्ट करके फ्लैटन करके एनवलप में परिवर्तित किया जाए और उससे एनवलप से फिर दूसरे साइड को भी जैसे इस वाले साइड है इसको हमने फ्लैट करके इधर कर लिया और फिर दूसरे वाले साइड को भी उठा दिया ऊपर की तरफ, तो ये बोट फॉर्म कॉन्फॉर्मेशन हो गया। और उसके बाद इस वाले साइड को फ्लैट किया, ऐसे हो गया, और फ्लैट करने के बाद फिर इसको नीचे किया तो इस तरह से हो गया। यानी एक एक साइड को पहले यहाँ इसको फ्लैट किया गया, फिर इसको इस साइड में फ्लैट करा गया और इसको ऊपर किया गया, फ्लैट करने पर मिला एनवलप और ऊपर करने पर इस फ्लैटेंड साइड को ऊपर करने पर मिला बोट, दूसरी साइड को फ्लैट किया तो इस तरह से एनवलप, और फिर उस फ्लैटेंड साइड को किया नीचे क्योंकि ये पहले बोट में ऊपर था और इस जो कॉन्फ़िगरेशन था ये उसमें ये ऊपर था, तो अब उसको नीचे की तरफ करना है तो इस साइड को हमने नीचे किया तो दूसरा हमको चेयर कॉन्फॉर्मेशन मिल गया। अब जब हम इस पूरे को देखते हैं तो ये तो जानने की ज़रूरत है ही है कि किस तरह से कन्वर्शन इसका हुआ है एक से दूसरे रूप में, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो एनवलप है इसका जो एनर्जी है वो हाईएस्ट है और उससे कम ट्विस्ट चेयर या हाफ चेयर का है और उससे कम बोट का है, और यहाँ पर ट्विस्ट बोट का जो है वो बोट से भी कम उसकी एनर्जी है। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। ये जो कन्वर्शन या इन्वर्शन का जो पूरा डायग्राम है एनर्जी समेत और उसके साथ ही इसके जो फॉर्म्स किस तरह के देखने में होते हैं उनको अपने को ध्यान में रखना है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। द पेयर ऑफ कॉन्फॉर्मेशंस दैट हैव मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस इज। तो इसमें एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम किस में है वो देखना अपने को है। देखिए ये सारों में एक तो ये चेयर दिया हुआ है, चेयर का सबसे लो था तो उसके साथ हाईएस्ट कौन सा है वो अपने को देखना है। चेयर से हाई बाकी सभी के हैं, तो चेयर से हाई सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट पे कौन सा था, वो एनवलप का था। बाकी ये ट्विस्ट फॉर्म्स हैं, ये बोट फॉर्म और एनवलप के बीच में एनर्जी कम थी, जैसा कि हमने इससे पहले जो स्लाइड है उसमें हमने देख ही लिया था। तो इन दोनों के बीच में का एनर्जी का डिफरेंस सबसे ज़्यादा था, इन दोनों के बीच में एनर्जी का डिफरेंस सबसे ज़्यादा था और इसी वजह से ये हमारा आंसर है, दैट इज़ आंसर ए। तो हमको ध्यान रखना है जो एनर्जी का डायग्राम और हमें ध्यान रखना है कि कौन सा रूप किस तरह से है। दिस इज़ एनवलप एंड चेयर, इसलिए इनका डिफरेंस सबसे ग्रेट या हाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले आइए हम जान लेते हैं कि एपीमर्स किन्हें कहते हैं। देखिए एपीमर्स, एन एपीमर इज़ वन ऑफ अ पेयर ऑफ डायस्टीरियो आइसोमर। एपीमर जो है वह एक युग्म में एपीमरिक जो पेयर है वो आपस में एक दूसरे में के ऊपर
अध्यारोपित नहीं होते, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते, और ये इनैंशियोमर नहीं है, मिरर इमेजेस नहीं है, लेकिन एपीमर एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर हैं। तो ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर जो कि एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं हो, उनको कहा जाता है डायास्टीरियो आइसोमर। हमने इससे पहले एनोमर के बारे में पढ़ा था, और एनोमर में देखा था जो ग्लूकोज का C1 था, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके दूसरे एनोमर जिसमें भी C1 के का कॉन्फ़िगरेशन था, उन दोनों का आपस में एक दूसरे से ऑपोजिट था। एनोमर में अगर C1 में ऑपोजिट होता है तो एपीमर का अर्थ है कि दो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके बाकी सभी कार्बन के कॉन्फ़िगरेशंस एक जैसे हों, सेम हों, लेकिन कोई एक ऐसा कायरल कार्बन हो जिसमें उन दोनों के कॉन्फ़िगरेशंस एक दूसरे से डिफरेंट हों। अगर ये C1 है तो उसे कहा जाता है एनोमर। उसके अलावा C2, C3, C4 किसी में भी हो, उसे कहा जाता है एपीमर। तो ये हम देख रहे हैं the two epimers have opposite configuration at only one stereogenic center। किसी एक में ही फ़र्क होता है, जैसा कि हम अब ये देख रहे हैं इन दोनों मॉलिक्यूल्स में ये एपिमेरिक कार्बन है क्योंकि इसके कॉन्फ़िगरेशंस एक दूसरे से जस्ट ऑपोजिट हैं। बाकी ये दो जो कार्बन्स हैं, ये कायरल कार्बन्स, इनके जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो एकदम सेम है। All other stereogenic centers in the molecule are the same in each। तो इन दोनों में ये बाकी सेम है। तो ये दोनों कहे जाएंगे एक दूसरे के एपीमर्स, और ये एक एपीमेरिक युग्म, एपीमेरिक पेयर बनाते हैं, और एक दूसरे के ये डायास्टीरियो आइसोमर हैं क्योंकि ये मिरर इमेज या प्रतिबिंब रूप नहीं है। आइए देख लेते हैं कि यहाँ पर देखिए एपीमर्स बनाए हुए हैं, बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज एंड बीटा डी मैनोपाइरानोज। तो इसमें देखो आप कि ये CH2OH, ये ऑक्सीजन, ये OH जो कि दोनों ये इक्वेटोरियल और ये अप एंड ये डाउन, सेम टू सेम एग्जैक्टली यहाँ पर ये डाउन और अप इधर हैं। फ़र्क क्या है, जो रेड से दिखाया हुआ है ये इक्वेटोरियल है और यहाँ पर ये एक्सियल है। यहाँ ये नीचे की तरफ है और यहाँ पर ये ऊपर की तरफ है। जब हमने हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला देखा था उसमें देखा था राइट डाउन, तो जो ये है राइट हैंड साइड में है तो उसका मतलब लेफ़्ट अप, राइट डाउन है तो लेफ़्ट में जो ग्रुप था वो अप, तो ये लेफ़्ट हैंड साइड में, ये फिशर प्रोजेक्शन में ये वाला ग्रुप लेफ़्ट हैंड साइड में होगा, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में ये राइट हैंड साइड में होगा। ये हमने हैवर्थ प्रोजेक्शन को बनाने के ट्रिक में देख लिया था। अब ये दोनों एक दूसरे के एपीमर्स हैं क्योंकि देखिए आप C1 इज सेम, C1 और C1 इन दोनों का सेम है, और C2 में इन दोनों का डिफरेंट है, तो दीज आर एपीमर्स। अब एक एग्जांपल ये है अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज एंड बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज का। इसमें आप देखें कि ये C1 जो है ये इसमें OH नीचे है और इसमें C1 में OH है ऊपर। तो जो नया डेफिनेशन है उसके हिसाब से एनोमर और एपीमर दोनों को ये करता है, क्योंकि एनोमर इसलिए क्योंकि ये कार्बन नंबर 1 का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डिफरेंट है। ये अप है यानी लेफ़्ट में फिशर प्रोजेक्शन में जाएगा, ये डाउन है यानी फिशर प्रोजेक्शन में ये राइट में जाएगा, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के ऊपर के मिरर इमेजेस नहीं हैं, एक दूसरे के ये डायास्टीरियो आइसोमर हैं, एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, और इन दोनों में केवल एक कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में अंतर है, इसलिए ये एपीमर हैं। क्योंकि इनके फर्स्ट कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन अलग है, इसीलिए ये एनोमर भी कहलाते हैं। तो इस नॉलेज के साथ हम करते हैं अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है द करेक्ट एपीमर पेयर ऑफ द फॉलोइंग इज। तो ये क्वेश्चन ये हमको पेयर्स दिए हुए हैं और इसमें से हमको ढूंढना है क्या है। कैसे ढूंढेंगे, देखिए देखते ही जो पहले नज़र आता है कि बाकी सभी में, मतलब इन पेयर्स
जो हैं इनमें से कौन से सिमिलर हैं, बाकी सारा स्ट्रक्चर सिर्फ एक कार्बन में अंतर है। यूँ नज़र आता है कि ये तीनों OH एक साइड में है, ये तीनों OH एक साइड में है, तो ये दोनों हैं क्या? देख लीजिए कि यहाँ पर ये जो कार्बन है जो और यहाँ ये वाला कार्बन है, इन दोनों के कार्बन का आप देखें, दीज आर डिफरेंट। और फिर आप यहाँ देखें OH और यहाँ ये डिफरेंट हैं, तो दो दो कार्बन अलग हैं, तो ये तो एपिमर नहीं हो सकते। फिर दूसरा हम देखते हैं कि ये जो फर्स्ट है ये है, इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन एंड एक हाइड्रोजन है और दूसरा OH है, लेकिन बाकी में OH OH एंड OH OH। ओके, ध्यान से देखते हैं तो ये दोनों सेम हैं, फिर ये और ये सेम हैं, इसमें ये एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो एपिमर कौन से हैं? जो सिर्फ एक कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में एक दूसरे से डिफरेंट हैं। दैट इज़ वाई द आंसर दैट इज़ P एंड Q आर एपिमर्स, एपिमेरिक पेयर हैं ये। तो ये P जो है, P और Q ये एपिमेरिक पेयर हैं। आंसर इज़ ऑप्शन नंबर A। इससे पहले कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें, आइए अपने मेमोरी को रिफ्रेश कर लेते हैं। वैगनर मिर्वीन रीअरेंजमेंट इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन और रीअरेंजमेंट है ये, और इसके ऊपर कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नेट में भी, जैम में भी। तो कैटायनिक रीअरेंजमेंट के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ये वैगनर मिर्वीन रीअरेंजमेंट जो है वो कैटायनिक रीअरेंजमेंट में है, मतलब कैटायन बन रहा है और उसके बाद उसमें कुछ एक रीअरेंजमेंट हो रहा है, और उस रीअरेंजमेंट का नाम है वैगनर मिर्वीन रीअरेंजमेंट। तो rearrangement to a secondary carbocation is favored by relief of a small ring stain in case of pinene। तो ये जो पाइनिन और कैम्फीन इनके ऊपर काफ़ी और के ऊपर काफ़ी इसके ऊपर एग्जाम्पल्स इसके पूछे जाते हैं। तो पाइनिन का एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया हुआ है, हालांकि क्वेश्चन पाइनिन का नहीं है, कैम्फीन का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी देख लेने में कोई बुराई नहीं है। तो थोड़ा सा जो इसमें चेंज आता है, ये क्यों रीअरेंजमेंट हो रहा है, उसका कारण ये है कि कुछ रिंग स्ट्रेन यानी वलय के तनाव में कोई रिलीफ मिले, या फिर कोई स्टेरिक हिंडरेंस में रिलीफ मिले, इस वजह से ये रीअरेंजमेंट्स होते हैं। तो आइए देख लेते हैं। जैसे अल्फा पैनिन है, ये रहा डबल बॉन्ड, इसमें HCl का एडिशन हुआ है। HCl हाइड्रोजन H+ एंड Cl-। H+ कहाँ जाएगा? उस कार्बन के पास जिस पे पहले से ही हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पर इस कार्बन पर H+ अगर जाके जुड़ता है तो साथ वाले कार्बन पर प्लस चार्ज क्रिएट होता है। फिर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो ब्रिज है, ये यहाँ से इस वाले कार्बन पर जाके जुड़ा, तो जैसे ही ये यहाँ आता है तो चार्ज जो है वो शिफ्ट हो जाता है। ये रहा, इस कार्बन पर चार्ज आया। आपको अगर लग रहा हो कि ये किस तरह से हुआ, समझ में नहीं आया, क्योंकि अगर ये यहाँ शिफ्ट हुआ है तो चार्ज तो यहाँ पर आना चाहिए था। ये वही स्ट्रक्चर है। आप ध्यान से अगर देखें कि जहाँ ये CH3 है उस पर ब्रिज आके जुड़ा है, तो CH3 पे ही देखिए आप यहाँ पर ब्रिज आके जुड़ा है। उसके बाद आप देखें नेक्स्ट जो है आपके CH3 में आके ब्रिज जुड़ा है, तो प्लस चार्ज जो है वह जैसे ही ये शिफ्ट हुआ तो इस वाले कार्बन पर प्लस चार्ज आया है। इस वाले कार्बन पर जब प्लस चार्ज आया है उसके साथ एक CH2 है और फिर ब्रिज वाला कार्बन है। तो ये देखिए जहाँ पर प्लस चार्ज है उसके बाद एक CH2 है, फिर ये ब्रिज वाला कार्बन है। तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों सेम स्ट्रक्चर हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो ये Cl- जैसे ही प्लस चार्ज क्रिएट हुआ है, Cl- पास ही रहता है और वो Cl- जो है आके यहाँ जुड़ा है। इस वाले एरो को आप इग्नोर कीजिए क्योंकि ये करेक्टली शोड नहीं है। तो Cl- जो है वो नीचे से आके जुड़ेगा, क्योंकि ये जो एरो है ये दरअसल नीचे से Cl के जुड़ने के लिए दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि अल्फा पाइनिन से और ये रीअरेंजमेंट हुआ, इसका शिफ्टिंग यहाँ पर हुआ ताकि वलय का तनाव थोड़ा सा कम हो। कैसे आप कह सकते हैं, देखिए ये 4 मेंबर्ड रिंग बन रहा है, 1 2 3 4, ये 4 मेंबर्ड रिंग है।
शिफ्टिंग के बाद 1 2 3 4 5 नंबर 5 मेंबर्ड रिंग में ये कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरह से अल्फा पाइनिन से बोर्नाइल क्लोराइड हमको मिला, जबकि इस स्ट्रक्चर से शुरू हुए थे और इस तरह के स्ट्रक्चर में आ पहुँचे हैं। उसी तरह से कैम्फीन का स्ट्रक्चर है, यहाँ डबल बॉन्ड है, HCl का एडिशन है और H वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पर ज़्यादा CH2 में H जुड़ा है, सो यू विल गेट CH3 ओवर हियर। जो प्लस चार्ज है इस जगह पे क्रिएट होगा, ये रहा। Cl- इसके साथ साथ ही है अट्रैक्टेड और अभी तक इसका बॉन्ड नहीं बना है। बॉन्ड बनता भी है लेकिन उसके बाद भी जो प्रोडक्ट है थोड़ी देर में रीअरेंज हो जाता है। किस तरह से, आप देखिए इस स्ट्रक्चर को इस प्रकार से लिखा गया, तो इसको ये और ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो है वो एग्जैक्टली सेम है। इसका एक और तरीका भी है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाती हूँ, लेकिन फ़िलहाल आप इसको देख लीजिए कि ये देखिए ये CH जिसमें 2 CH3 जुड़े हुए हैं, दिस इज़ द कार्बन जिसमें 2 CH3 जुड़े हुए हैं, वो ये यहाँ उसके साथ वाले कार्बन पर CH3 है, तो ये उसके साथ वाले कार्बन पर ये रहा CH3 है। और ये जिस पे दोनों मिथाइल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं उसके साथ वाले कार्बन पे ये ब्रिज है, तो ये मिथाइल ग्रुप उसके एक साइड में ब्रिज है, दूसरे साइड के ब्रिज में ये CH3 है। यहाँ तक तो हम पहुँच गए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये ब्रिज के साथ जो है एक CH2 और दूसरा CH2, तो ये रहा ब्रिज के साथ, ये एक CH2 और दूसरा CH2 है। इस तरह से आप अगर इसको नंबरिंग करें तो आप इस स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर तक पहुंच जाएंगे। और फिर आप देखिए कि यही स्ट्रक्चर यहाँ लिखा हुआ है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं हुआ है। उसके बाद आप देखें कि ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड की शिफ्टिंग यहाँ दिखाई गई है इस वाले कार्बन में। इसमें स्टेरिक हिंडरेंस को कम करने के लिए ये स्टेप जो है वो मददगार होती है। तो यहाँ जैसे ये शिफ्ट हुआ तो आप देख सकते हैं ये नया बॉन्ड बना और ये वाला बॉन्ड जो है वो टूट गया, जिसकी वजह से इस वाले कार्बन पर यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया। अब जो Cl पास पास ही था वो इसके साथ बॉन्ड बनाता है और ये इस तरह से हमको कंपाउंड प्राप्त होता है। तो हम कहाँ से शुरू हुए थे, हम यहाँ से कैम्फीन से शुरू हुए थे और हमको ये स्ट्रक्चर मिला जो आइसोबोर्नाइल क्लोराइड है। और ये क्यों मिला हमको, क्योंकि यहाँ पर एक रीअरेंजमेंट हुआ है, एक बॉन्ड शिफ्ट हुआ है। तो ये दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट रीअरेंजमेंट एंड इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जिस पर कि एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर आप इस तरह से इनको नंबर कर दें, यहाँ पर प्लस चार्ज था और फिर उससे ये वाला स्ट्रक्चर आपने पूरा लिखा और उनको उसी तरह से नंबरिंग किया। तो ये नंबरिंग 1 6 5 4 3 2 ये जो है पूरा इस तरह से नंबरिंग करके हमने यहाँ पर इसको लिखा है। सेम टू सेम करा क्या है हमने इसके अंदर, सिर्फ जो ये शिफ्टिंग यहाँ पर थी इस रीअरेंजमेंट को, स्ट्रक्चर को न पलटे बिना पलटे हमने पहले इसको रीअरेंज करके दिखाया। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर था जिससे हमने इस बॉन्ड को शिफ्ट किया और इसको 2 के साथ लगाया। 4 जो है पहले 3 से जुड़ा हुआ था, अब वो 4 जो है अब 2 से जुड़ा हुआ है इस वाले स्ट्रक्चर में। तो बॉन्ड का मूवमेंट हुआ, यानी वैगनर मिरवीन रीअरेंजमेंट हुआ है इससे यहाँ तक पहुँचने में। अब दोबारा जब हम इस स्ट्रक्चर को इस तरह से लिखना चाहते हैं तो हमने ये पूरा लिखा और इनके जो नंबरिंग है आप देखिए इस तरह से नंबरिंग है। आप इन दोनों को अगर मैच करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो रीअरेंजमेंट के बाद जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से इस तरह से वो दिखता है। सो यू कैन मैच दैट दिस इज़ 1 here, this is 1, this is 2 with methyl, 2 with methyl। और ये यहाँ देखिए 2 जो है CH2 एंड CH2 के साथ जुड़ा हुआ है एक तरफ और फिर CH2 एंड CH2 के साथ जुड़ा हुआ है दूसरी तरफ। तो ये 2 CH2 और ये 2 CH2 दोनों तरफ इस 2 के आसपास। तो इस प्रकार से आप इसको कोऑर्डिनेट करके पता कर सकते हैं कि इससे पहले वाले स्लाइड में चाहे उस तरह से लिखें चाहे इस तरह से लिखें, दोनों तरह से आप इस रीअरेंजमेंट को लिख सकते हैं। ये देखिए कि जो इसका मैकेनिज़्म है इस प्रकार से दिखाया गया है इस वाले स्लाइड में। और आप यहाँ से देखिए कैम्फीन हाइड्रोक्लोराइड बनता है। पहले जो एडिशन होगा, ये जो C डबल बॉन्ड C था यहाँ पर,
यहाँ C डबल बॉन्ड C था और उसमें एडिशन हुआ था HCl का, जिससे हमको ये Cl हमको मिला और यहाँ पर ये CH3 मिला। और एक बार कैम्फिन हाइड्रोक्लोराइड जब बन जाता है तो भी उसमें रीअरेंजमेंट हो जाता है, और रीअरेंजमेंट होने पर आप देखते हैं कि ये वाला जो बॉन्ड है उसकी शिफ्टिंग हुई है, और इस तरह से ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड था वो ख़त्म हो गया और ये नया बॉन्ड बना है। ये रहा प्लस चार्ज, इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। इससे पहले वाले स्लाइड में हमने इस कन्वर्शन को आपको नंबरिंग करके दिखाया था। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो प्लस चार्ज आया है उसमें आप देख सकते हैं कि Cl आके जुड़ा है। तो जब रीअरेंजमेंट हो रहा है उसके पहले में कि यहाँ से इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ क्लोरो का, तब जाके यहाँ पर एक प्लस चार्ज इस जगह पे क्रिएट हुआ, और वह क्लोरो आयन जो है Cl माइनस कहीं दूर जाता नहीं है, पास ही रहता है। और साथ ही जैसे ही शिफ्टिंग ऑफ चार्ज यहाँ पर हो जाता है उसके साथ ये बॉन्ड बना के इस तरह से आइसोबर्नाइल क्लोराइड प्रोडक्ट के रूप में देता है। और सेम टू सेम जो है आप पाइनिन हाइड्रोक्लोराइड के साथ भी देख सकते हैं। तो इस सब नॉलेज को ध्यान में रखते हुए लेट अस सी व्हाट इज़ नेक्स्ट। देखिए ये कैम्फिन लिया गया, ये बहुत फेमस एग्जांपल है इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। और इसमें HBr का अगर एडिशन कराते हैं, ये भी जानने लायक है, तो हमको सिर्फ यही कंपाउंड मिलेगा हर हालत में। लेकिन अगर हम कैम्फिन का HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो पहले ये आइसोलेट होता है, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ CH2 की जगह यहाँ CH3, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ लगता है तो वो CH3 में कन्वर्ट हो जाता है, ये CH2 CH3 में कन्वर्ट हो गया। और Cl जो है ऊपर से आके लगा तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे Cl लग गया। तो फर्स्ट तो ये आइसोलेट हो जाता है, थोड़ा सा गर्म करने के बाद फिर वो उसमें ये वैगनर मिरवीन रीअरेंजमेंट होकर आइसोबर्नाइल प्रोडक्ट देता है। सो दिस वाज द इंफॉर्मेशन जो हमको होनी चाहिए थे अपने पास ध्यान में। और क्वेश्चन है कि द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग इन द रिएक्शन बिलो इज़, ये हमको रिएक्शन दिया हुआ है, हमने सारी जानकारी अभी ले ही ली थी। तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट यही बनेगा जहाँ पर वैगनर मिरवीन रीअरेंजमेंट हो चुकी थी। तो ये आप ध्यान में रखिएगा बिकॉज दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले आइए देख लेते हैं कुछ और जानकारियाँ एंकीमेरिक असिस्टेंस के बारे में, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर से क्वेश्चन पूछा जाता है जिस पर से। और इसमें जो है रीअरेंजमेंट्स इंड्यूस्ड बाय कैटायनिक और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट्स। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट में रीअरेंजमेंट होता है और किस प्रकार से वो देख लेते हैं। एंकी वर्ड जो है वो नेबर शब्द है, यानी पड़ोसी निकटवर्ती जो समूह हैं, नेबरिंग ग्रुप हैं, वो किस तरह से हेल्प करते हैं किसी रिएक्शन को होने के लिए या किसी ग्रुप को रिमूव करने के लिए, तो या कोई रीअरेंजमेंट करने के लिए, तो उसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं एंकीमेरिक असिस्टेंस। द पाई इलेक्ट्रॉन्स इन अ suitably oriented molecule facilitate CX ionization where X is a halogen or a sulfonate ester, for example tosylate, brosylate और मिसाइलेट ग्रुप्स। तो ये जो CX ग्रुप है उसको तोड़ने में, उसके आयनाइजेशन में पाई इलेक्ट्रॉन्स भी एंकीमेरिक असिस्टेंस या नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन या पड़ोसी जो ग्रुप है, निकटवर्ती ग्रुप है जो मदद करता है किसी बॉन्ड को टूटने के लिए, उसमें पाई बॉन्ड जो है वो अगर सूटेबली सही पोजीशन पे ढंग से उचित पोजीशन पे अगर वो पोजिशनड हों तो वो CX बॉन्ड के को तोड़ने में मदद करते हैं। और इसके अलावा जो ग्रुप है आयनाइजेशन के लिए X हैलोजन हो सकता है या टोसाइलेट, ब्रोसाइलेट, मिसाइलेट इत्यादि सल्फोनिक एस्टर ग्रुप्स हो सकते हैं। तो टोसाइलेट, ब्रोसाइलेट वगैरह जो ग्रुप्स होते हैं ये क्योंकि अच्छे लीविंग ग्रुप होते हैं, इनके बारे में पूछा जाता है। तो आप देख लीजिए, देखिए दिस इज़ ब्रोसाइलेट, ये बेंजीन है, उसमें पैरा में ब्रोमो है, यहाँ सल्फोनेट एस्टर ग्रुप है। इसके अलावा अगर टॉल्यूइन लिया जाता है तो उसको कहते हैं टोसाइलेट और इसका शॉर्ट है OTS, और ये इसका जो ब्रोसाइलेट का शॉर्ट है OBS। और इसी तरह से मिसाइलेट, यानी कोई बेंजीन रिंग नहीं, सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप हो, और इस तरह से मिथाइल सल्फोनाइल अगर ग्रुप हो तो उसको हम मिसाइलेट या मिसाइल ग्रुप कहते हैं। एक और चीज़ हमको ध्यान में रहनी चाहिए, दैट इज एसिटोलाइसिस। एसिटोलाइसिस जैसे हाइड्रोलाइसिस
लाइसिस यानी बॉन्ड ब्रेकिंग, हाइड्रो यानी वाटर। तो एसिटोलाइसिस यानी ये है एसिटिक एसिड या एसिटिक एनहाइड्राइड, और लाइसिस यानी बॉन्ड का ब्रेकिंग। तो उसका मतलब अगर एसिटिक एसिड या एसिटिक एनहाइड्राइड से कोई बॉन्ड ब्रेक करते हैं, कोई बॉन्ड टूटता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस के दौरान, तो उसको हम कहते हैं एसिटोलाइसिस। इस जानकारी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं। ये एग्जांपल्स जो हैं सबके सब हम अभी के एग्जामिनेशंस, अभी के जो एमसीक्यूज हैं उसमें जानकारी की ज़रूरत नहीं है सिवाय इसके, लेकिन इनको फिर भी आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। वो देख लीजिए कि ये यहाँ डबल बॉन्ड है और इस तरह से नॉर्बोनाइल का रिंग है, और ये OTS ग्रुप को जाना है और किसके द्वारा, विद द हेल्प ऑफ एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट यहाँ पर लिया हुआ है। और ये जो डबल बॉन्ड है ये धक्का लगा रहा है ताकि यहाँ पीछे से इस कार्बन के साथ जो कि इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को आसानी से तोड़ने में मदद करता है, यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन्स वो थोड़े से शेयर कर रहा है इसके साथ, और जिस वजह से ये बॉन्ड आसानी से टूट सकता है। इस तरह से एक जो है आप कह सकते हैं एक ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होता है जिसमें जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस कार्बन, ए कार्बन और इस कार्बन, इनके बीच में ये शेयर्ड होता है। ठीक उसी तरह से जो प्लस चार्ज यहाँ जनरेट हुआ इस पर, वो भी इन तीनों कार्बन पर दिस एंड दिस के कार्बन के ऊपर शेयर्ड होता है। तो इसने मदद की ताकि ये बॉन्ड टूटे, और इसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है उसको संभालने के लिए ये वाला पाई बॉन्ड यूज़ हुआ है। तो इस तरह से ये रिएक्शन फास्ट हो जाती है। अब देखते हैं फास्ट होती तो कितनी होती है। अगर यहाँ डबल बॉन्ड नहीं होता, ऐसे कंडीशन में जो रिएक्शन होती यानी OTS बॉन्ड टूटता, उससे 10 टू द पावर 11 टाइम्स फास्ट होती। तो आप इमेजिन कर सकते हैं 10 टू द पावर 11 टाइम्स फास्ट होना, आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये रिएक्शन को कितनी अच्छी तरह से मदद करता है। इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर भी असिस्टेंस मिल रहा है क्योंकि ये एंटी या ट्रांसपोजिशन पर है, ये ग्रुप यहाँ से जा रहा है, इसने बॉन्ड्स ने अपना, क्योंकि यहाँ ये और ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, इन्होंने इस तरह से अपने आप को अरेंज किया कि इस तरह से इसका असिस्टेंस इसको पहुँचे, मदद इसको पहुँचे इलेक्ट्रॉन्स की, और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके अच्छा गुड लीविंग ग्रुप आराम से यहाँ से निकल सके। तो ये भी जो है कि अगर सिंपल कार्बन होता जिसमें इस तरह की असिस्टेंस नहीं होती, उसके तुलना में ये असिस्टेंस वाली रिएक्शन, एंकीमेरिक असिस्टेंस यानी पड़ोसी के द्वारा मदद, और जिसमें भी कौन सा पड़ोसी, डबल बॉन्ड वाला पड़ोसी, वो अगर ग्रुप हो साइड में एंटी पोजीशन पे करेक्टली पोजीशनड, तो फिर वो 1200 टाइम्स फास्ट रिएक्शन होगी यहाँ इसकी तुलना में जहाँ पर कोई एंकीमेरिक असिस्टेंस नहीं है। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके नोट करिएगा अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो। आइए देखते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन। डबल बॉन्ड ऑल्सो एक्ट एज नेबरिंग ग्रुप्स, या उसी का असिस्टेंस हम पढ़ रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये है एंटी और पोजीशन पे, और हम देख सकते हैं यहाँ पर ये है सिन पोजीशन पे। तो सबसे ज़्यादा इजी एसिटोलाइसिस यानी और OTS ग्रुप का टूट के निकलना तब होगा जब ये एंटी पोजीशन पे हो, और किसके तुलना में, जब डबल बॉन्ड न हो तब, और किसकी तुलना में, जब ये डबल बॉन्ड और लीविंग ग्रुप जो अच्छा निष्कासित होने वाला ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप है, ये दोनों अगर सिन पोजीशन पे हो ऑन द सेम साइड, तब भी इसके तुलना में ये दोनों रिएक्शंस, इन दोनों सबस्ट्रेट के रिएक्शंस एसिटोलाइसिस के फास्ट होंगे। ये देखिए कि एंटी नॉर्बोनाइल जो टोसाइलेट है वो सिन के तुलना में 10 टू द पावर 7 टाइम्स, मतलब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ये इससे 7 टाइम्स फास्टर है। ये 10 टू द पावर 7 टाइम्स फास्ट है और ये स्लो है। उसके अलावा 10 टू द पावर 11 टाइम्स एज नॉर्बोनाइल टोसाइलेट, और अगर इसमें हमने करा 10 टू द पावर 11 टाइम्स, इसके साथ अगर हमने एसिटोलाइसिस किया तो इसकी तुलना में 10 टू द पावर 11 टाइम्स फास्ट है। इसकी तुलना में जो सिन है
एंटी नहीं है उसकी तुलना में 10⁻7 टाइम्स फास्टर है। सारी बात अगर मिलाकर कहें तो हम ये कह सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, इसी पे कह लेते हैं कि पूछा है द रेट्स ऑफ एसिटोलाइसिस फॉर द फॉलोइंग नॉन-बर्नॉइल डेरिवेटिव्स आर इन द ऑर्डर। ये हमको 3 दिया हुआ है, इन तीनों में ध्यान से देखें कि ये डबल बॉन्ड OTS ग्रुप के सिन पे है, ये डबल बॉन्ड OTS ग्रुप के एंटी में है, यहाँ कोई डबल बॉन्ड नहीं है। काम क्या करना है, एसिटोलाइसिस का OTS ग्रुप को निकालना है। निकालने में मदद कहाँ से मिलेगी सबसे फास्ट, यहाँ से मिलेगी, उससे कम यहाँ से मिलेगी, यहाँ पर कोई मदद नहीं मिलेगी। तो R सबसे ज़्यादा होना चाहिए, R की रेट सबसे ज़्यादा होनी चाहिए बिकॉज दिस इज़ एंटी, क्योंकि डबल बॉन्ड और OTS जो है एक दूसरे के एंटी हैं। तो लेट अस सी वेयर इट इज़, R जिसमें हाईएस्ट है, R जिसमें हाईएस्ट है ये है और ये है, बाकी दोनों को हमने कर दिया कैंसिल। नेक्स्ट होना चाहिए P का, क्योंकि P में डबल बॉन्ड तो है, तो P इज़ द नेक्स्ट, लास्ट है Q, तो ये वाला आंसर ऑप्शन D इज़ द राइट आंसर। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।